फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो है FCRA बिल। तो FCRA बिल की पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए, फुल फॉर्म होगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो F फॉर फॉरेन, C से हो गया कंट्रीब्यूशन, R से हो गया रेगुलेशन, A फॉर एक्ट। अच्छा, इसको हिंदी में देखिए क्या कहेंगे, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम। तो देखिए, इस एक्ट के बारे में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग एक्ट को डिटेल में देखेंगे। देखिए, भारत में लंबे समय से एक समस्या चली आई है कि जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत के विकास को रोकने की कोशिश करती रही हैं। क्योंकि भारत की देखिए एशिया में स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जितना ज़्यादा भारत ताकतवर होगा, कुछ अन्य देश ऐसे हैं जो वीक पड़ने लगेंगे। तो मान लेते हैं, चलिए कुछ देर के लिए एक कंट्री है, चलिए मान लेते हैं जैसे चाइना है। अब मान लीजिए कि चाइना जो भारत में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लेते हैं एक बांध का प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी नदी के ऊपर बांध बनाया जाना है। तो ये जो डैम का या बांध का प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना नहीं चाहता ये इतनी जल्दी पूरा हो जाए। तो अब ये क्या करेगा, ये जो इस जगह पे रहने वाले गांव वगैरह के लोग होंगे, वो सोचेगा कि ये लोग किसी तरह से भड़क जाएं और आंदोलन करने लगें, सरकार का विरोध करने लगें। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर सरकार को निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर लोगों को भड़का दिया जाएगा, लोग अगर विरोध करने लगेंगे तो सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। अब देखिए चाइना ये करे कैसे, डायरेक्ट तो वो यहाँ पे पैसा भिजवा नहीं सकता है। तो बीच में क्या किया गया, एक एनजीओ का इस्तेमाल किया गया। एनजीओ की फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन। तो दो तरह के संगठन हो गए, सरकारी जो सरकार के अधीन काम करते हैं, दूसरे जो अपनी मन मर्जी से काम कर सकते हैं, जो है गैर सरकारी संगठन। तो देखिए इनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, इनके अपने आप में पूरा एक यूपीएससी का टॉपिक है, वहां हम लोग नहीं जाते। लेकिन खैर, जो गैर सरकारी संगठन है उनकी नींव भारत में इसलिए रखी गई जिससे कि जो कई सारे ऐसे काम हैं, मान लीजिए एक बहुत दूर का गांव है जहां पे सरकार को सुविधाएं देना उतना आसान नहीं होता है। अब वहीं पे यहाँ पे एक एनजीओ काम कर रहा है जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस गांव में काफी कुछ योगदान कर रहा है। तो ये भारत के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं। लेकिन कई सारे एनजीओ क्या कर रहे हैं, जैसे अब मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट रुकवाना है, तो चाइना ने इस एनजीओ को पैसा दे दिया। अब इस एनजीओ ने क्या किया, इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अखबार के मालिकों को, जो और भी इस तरह के लोग हैं भारत में जो इस तरह के काम कर सकते हैं, जिनका लोगों में प्रभाव है, उन लोगों को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के लोगों को भड़का दिया, अखबारों ने कुछ ऐसा लिख दिया या किसी भी तरह से लोगों को भड़का दिया गया। अब क्या हुआ कि ये जब लोग भड़क गए हैं, तो ये जो बांध का प्रोजेक्ट था ये देरी से चल पाएगा, या हो सकता है सरकार को इसको टालना पड़े। तो इन चीजों को रोकने के लिए ये जो विदेशी शक्तियां हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती हैं, चाहे वो राजनीतिक मामले हो या अन्य मामले हो, उनमें जो हस्तक्षेप किया जाता है उसको रोकने के लिए सरकार ने ये जो विदेशी संस्थाएं या विदेशों से जो पैसा आता है एनजीओ को, उस पैसे में वो पैसा एनजीओ को कहाँ से मिल रहा है, कहाँ खर्च किया जा रहा है, इन सब चीजों में पारदर्शिता लाने के लिए जो FCRA एक्ट है इसमें संशोधन किया है, या कह लीजिए जो FCRA एक्ट है 2020 में इसको संसद में संशोधित किया गया है। तो देखिए, जैसे पहला प्रावधान है, इसी से आप काफी कुछ समझ जाएंगे, विदेशी योगदान स्वीकार करने पे प्रतिबंध। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो अब विदेशों से योगदान नहीं ले पाएंगे। जैसे अगर आप चुनाव में उम्मीदवार हैं, क्योंकि आप चुनाव में उम्मीदवार हैं और पैसा ले रहे हैं विदेश से, अब आप जीत के आ जाएंगे तो जिस देश ने आपको पैसा दिया है, काम भी आप उसके लिए हो सकता है करें, तो आप विदेशों से पैसा नहीं ले सकते अगर आप उम्मीदवार हैं। अगर आप संपादक या प्रकाशक हैं किसी अखबार के, क्योंकि आपके अखबार का समाज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और अगर आप विदेशों से पैसा ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप भ्रष्ट हो जाएं। न्यायाधीश हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और हमारे MP और MLA भी, उनको भी शामिल किया गया। ये सब में से कोई भी विदेशों से पैसा नहीं ले सकता है। इस सूची में देखिए सभी लोक सेवकों को भी शामिल किया गया है। लोक सेवक मतलब जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। पब्लिक सर्वेंट देखिए कौन हो गए, जो केंद्र सरकार के अधीन किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, वो सब हो गए पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट भी विदेशों से पैसा नहीं ले पाएंगे, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई डिसीजन लें जिसमें विदेशों का जो है आपके ऊपर दबाव हो। तो अब कोई पब्लिक सर्वेंट भी
विदेशों से पैसा नहीं ले पाएगा। अच्छा, इसकी क्रिटिसिज्म में ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट अपने फ्री टाइम में सोशल वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा कि वो विदेशों से पैसा ना ले पाए। लेकिन फ्रेंड्स, कई जगह पे जो ग्रेटर कॉज होती है, जो बड़ा कह लीजिए लक्ष्य होता है, उसके लिए छोटे लक्ष्यों को छोड़ना पड़ता है। तो ये एक हमारे देश के लिए जरूरी लक्ष्य है, एक बड़ा लक्ष्य है कि जो एनजीओज में बाहर से पैसा आ रहा है उसको रेगुलेट किया जाए, उसमें पारदर्शिता लाई जाए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रावधान की जो आलोचना है उतनी सही नहीं है। विदेशी योगदान का हस्तांतरण, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए एक एनजीओ है, इस एनजीओ का नाम है एबीसी। अब इस एनजीओ को जो पैसा मिला है, ये क्या करता है, अन्य लोगों को ट्रांसफर कर देता है। विदेशों से मिले पैसे की बात हो रही है, ये विदेशों से मिले पैसे को अन्य लोगों को ट्रांसफर कर देता है। तो अब से ऐसा नहीं हो पाएगा। आप किसी अन्य व्यक्ति को पैसा तभी ट्रांसफर कर सकते हैं जब उसका भी रजिस्ट्रेशन, देखिए बाकायदा भारत सरकार आपको एक पंजीकरण करती है, आपको एक प्रमाण पत्र देती है कि हमने आपको ऑथराइज किया है, हमने आपको अधिकार दिया है कि आप विदेशों से चंदा ले सकते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप ले सकते हैं। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों को ये सर्टिफिकेट दिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने का, तब तो ये एबीसी एनजीओ इन लोगों के अकाउंट में पैसा भेज सकता है या इन लोगों को पैसा दे सकता है। अदरवाइज इन लोगों को ये पैसा नहीं दिया जा सकता है। जिस एनजीओ को ये पैसा मिला है वही खर्च करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि ये पैसा हमने उस व्यक्ति के अकाउंट में डाल दिया था और अब उसने वहां पे खर्चा किया है। तो ये पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किया गया है। आप उसी व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं जिसको ये भारत सरकार ने अधिकार दिया है कि आप जो है पैसा एनजीओ से जो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको ले सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों या ऐसे ही एनजीओ को ये पैसा ट्रांसफर हो सकता है। फिर आधार फॉर रजिस्ट्रेशन, तो देखिए ये जो आधार फॉर रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि विदेशों से पैसा लेने के लिए आपको प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो ये प्रमाण पत्र अगर आपको चाहिए है तो आपको अपना जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई कराना होगा। देखिए हिंदी में जो लिखा है वो बताता हूँ। विधेयक में कहा गया है कि पंजीकरण की पूर्व अनुमति, पंजीकरण या नवीनीकरण, यानी कि सपोज आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आप उसको रिन्यूअल उसका कराना चाहते हैं, फिर से आप अगले सालों के लिए उसको रिन्यू कराना चाहते हैं। तो ये रिन्यूअल कराने के लिए भी आपके यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यानी कि जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं और जो मेन निदेशक होते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह हैं, इन सब की आपको आधार संख्या देनी होगी, यानी कि आधार नंबर प्रोवाइड करना होगा। तो बिल एड्स दैट एनी पर्सन सीकिंग प्रायर परमिशन, रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन मस्ट प्रोवाइड द आधार नंबर ऑफ ऑल इट्स ऑफिस बेयरर्स, डायरेक्टर एंड की फंक्शनरीज एज एन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो जो डायरेक्टर वगैरह है, अगर आप उनका आधार नहीं देंगे तो फिर आपको ये विदेशों से पैसा लेने के लिए जो पंजीकरण है, जो सर्टिफिकेट है, ये चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। अच्छा, ये जो हम लोग देखिए अभी प्रावधान पढ़ रहे हैं, इनकी क्रिटिसिज्म मैं आपको लास्ट जो स्लाइड होगी उसमें बता दूंगा। तो फिलहाल देखिए एफआरए अकाउंट, यानी कि एफसीआरए खाता। अब ये क्या चीज है, मान लीजिए आपके पास विदेशों से पैसा आता है, तो ऐसा नहीं है आप भारत भर में कहीं भी अपनी बैंक अकाउंट खुलवा लें और उसमें पैसा ले लें, क्योंकि इससे फिर सरकार को निगरानी करने में दिक्कत होती है। तो सीधी सी बात है, दिल्ली शहर है, वहाँ की एक ब्रांच सरकार बताएगी, उसी में जितने भी एनजीओज हैं जो विदेशों से पैसा लेने चाहते हैं, उन सभी का जो खाता है उसी जगह पे होगा, एक ब्रांच में होगा। इससे क्या होगा, सरकार को निगरानी रखने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसी ब्रांच पे निगरानी रखना है जहाँ पे ये सरकार ने अनुमति दी है पैसा आने के लिए। तो चलिए मान लेते हैं एनजीओ ए है, एनजीओ बी है, एनजीओ सी है और एनजीओ डी है। तो अब मान लीजिए ये चारों एनजीओ अलग अलग राज्यों में है, लेकिन इनका जो खाता होगा चारों एनजीओ का कहाँ होगा, वो सबका खाता एक ही ब्रांच में होगा। वो ब्रांच होगी एसबीआई दिल्ली। तो दिल्ली की एक एसबीआई ब्रांच में इन सभी का खाता होगा और इससे जो है पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि देखिए ये कहा गया है कि ये लोग आगे का जो काम होता है उसको चलाने के लिए और जगहों पे अपना खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन विदेशों से जो सारा पैसा आएगा वो पहले नंबर पे आएगा एसबीआई बैंक की ब्रांच में। अब इसकी भी देखिए कुछ आलोचना हुई है, आगे हम लोग देखेंगे। कहा गया है कि जो केरल में हैं, जो दूर दूर के भारत के क्षेत्रों में एनजीओ काम कर रहे हैं, उनके लिए दिल्ली का जो अकाउंट है उसको चलाना काफी कठिन हो जाएगा। मान लीजिए आपको जो विदेशी अंशदान मिला है उसमें देखा जाता है कि जो आपने एफसीआरए का अधिनियम है इसके कुछ प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया, यानी मान लीजिए आपने किसी और अकाउंट में पैसा मंगा लिया
या किसी भी तरह से आपने जो एफसीआरए के तहत नियम कानून है इनका उल्लंघन कर दिया, रेगुलेशन का जो इसके तहत रूल और रेगुलेशन है उनको आपने कह दिया कि क्रॉस कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, अब जो आपको फॉरेन से पैसा मिल गया है उसका उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अनुमति देगी। यानी कि सपोज आपको कहीं पे खर्चा करना है और आप ऐसी लिस्ट में हैं, उन लोगों की लिस्ट में हैं जिन्होंने एफसीआरए के नियमों को नहीं माना या एफसीआरए के नियमों को तोड़ा, तो अब आपको ये जो पैसा मिल चुका है पहले से उसको भी खर्च करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगी। अच्छा, अगर आप इसके अलावा आपने प्रावधान का उल्लंघन किया है और आप आगे जो पैसा आपको मिलेगा तो फिर उसके लिए भी, यानी उस पैसे को खर्च करने के लिए भी आपको केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए होगी। यानी कि इसके बाद एक बार आप प्रावधान का उल्लंघन कर देते हैं, फिर आपको विदेशों से जो भी पैसा आएगा उसको खर्च करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके परमिशन लेना होगी। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि लाइसेंस का नवीनीकरण, यानी अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जिसे पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया है, जैसे ही ये पंजीकरण का प्रमाण पत्र खत्म होगा, यानी कि जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, ये फॉरेन से पैसा लेने के लिए जो सर्टिफिकेट मिला है आपको एफसीआरए नियमों के तहत, जैसे ही ये सर्टिफिकेट खत्म होगा इसके 6 महीने के अंदर आपको इसको रिन्यू कराना होगा या नवीनीकृत कराना होगा। जैसे हम लोगों का अगर ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो जाता है तो उसे हम लोगों को रिन्यू कराना होता है जब उसकी अवधि खत्म हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, आपका जो एफसीआरए के तहत आपका जो पंजीकरण है जैसे ही खत्म होगा, रजिस्ट्रेशन की अवधि जैसे ही खत्म होगी, आपको 6 महीने के अंदर रिन्यू कराना होगा। अच्छा देखिए, विधेयक यानी कि जो बिल है वो ये भी प्रावधान करता है कि यह सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने से पहले एक जांच का आयोजन कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट देखिए एक तरह से एक जांच भी आपके ऊपर कर सकती है। आपने कहा कि हमारा जो सर्टिफिकेट है उसे रिन्यू करना है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि इसकी जरा जांच करो कि ये कहीं काल्पनिक या बेनामी तो नहीं है। यानी कि जो लोग पैसा ले रहे हैं विदेशों से वो एक्चुअल में कहीं है ही नहीं, जब जांच हो तो पता ही नहीं चले कि ये सब किसको पैसा ये मिला। इसी तरह से आप सांप्रदायिक तनाव वगैरह ना पैदा कर रहे हो, इस तरह का कोई काम ना कर रहे हो, धार्मिक रूपांतरण ना करा रहे हो, लोगों का धर्म वगैरह ना बदलवा रहे हो। तो इस तरह से कई सारी इसमें कंडीशन है जिसके तहत अगर आप दोषी नहीं है तभी आपका जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू किया जाएगा। बिल का जो प्रावधान सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का, सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार हो रहा है, उसको बताता हूँ। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान के उपयोग में कमी। देखिए क्या होता है, इस बात को समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आपका एनजीओ है, एनजीओ का नाम है ABC। अब आपके एनजीओ को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए मिला एक महीने में किसी कहीं विदेश से। अब इस 1 करोड़ रुपए को आपने खर्च कहाँ किया ये आपको सरकार को बताना होता है। सरकार आपसे पूछेगी, ऑडिट होती है, हर चीज होती है। तो जब ऑडिट होती है तो ये एनजीओ क्या करते हैं, अपने खर्च को छुपाने के लिए क्या कह देते हैं कि हमारा जो अधिकतर पैसा है वो प्रशासनिक खर्च में चला गया, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में देखिए बहुत सी चीजें आ जाती हैं, सफाई से लेके और फिर जो आप वर्कर्स को सैलरी से लेके हर चीज आ जाती है। तो ये एक तरह से पैसा सच में कहाँ खर्च हुआ है उसको छुपाने का बहुत अच्छा एक तरीका बन गया था। और दूसरी चीज क्या हुई थी, ये पर्सनल बेनिफिट देने का तरीका बन गया था। यानी कि मान लीजिए विदेश से आया है 1 करोड़ रुपए इस मंथ में, और जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी सैलरी है 25 लाख रुपए। यानी कि जो एनजीओ के डायरेक्टर हैं उनकी सैलरी है 25 लाख रुपए और टोटल आया है 1 करोड़। तो 25% पैसा किसके हाथ में चला गया, डायरेक्टर के हाथ में चला गया। 1 करोड़ का 25%, 25 लाख तो केवल डायरेक्टर को मिल गया। तो अब ये एनजीओ कहाँ रह गया, और यहाँ समाज कल्याण क्या हो रहा है, ये तो एक व्यक्ति को बेनिफिट दिया जा रहा है एक तरह से। अब निश्चित रूप से ये डायरेक्टर साहब जो है विदेशों के लिए या जो लोग पैसा दे रहे हैं उनके लिए किसी तरह से उपयोगी होंगे, तभी इनको इतना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। तो इस चीज को कैसे रोका जाए, इस चीज को रोकने का सरकार ने बहुत ही एक अच्छा तरीका निकाला है कि ठीक है आप प्रशासन पे खर्च करिए, लेकिन टोटल का 20% से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च है वो अगर 1 करोड़ रुपए मिला है तो उसमें से 20 लाख रुपए आप केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पे खर्च करेंगे, बाकी जिस काम के लिए पैसा मिला है उस पे खर्च करिए। शिक्षा के लिए मिला है तो शिक्षा पे खर्च करिए, स्वास्थ्य के लिए मिला है तो स्वास्थ्य पे खर्च करिए। अब देखिए इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है, उसे आगे अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज और है जिसकी क्रिटिसिज्म हो रही है कि सरकार किसी एनजीओ का जो पंजीकरण है उसको 180 दिन या इससे ज्यादा की अवधि के लिए निरस्त भी कर सकती है। अब देखिए आते हैं डायरेक्ट आलोचना पे। देखिए पहली आलोचना इस बात पे आधारित है
कि अक्सर हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, यानी कि कार्य करने की सुविधा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो एनजीओ है, देखिए प्राइवेट कंपनी तो अपने लाभ के लिए काम करती है, पर एनजीओ जो समाज के हित के लिए काम करते हैं, ये कहा जा रहा है उनका जो ईज ऑफ डूइंग है उसको खत्म किया जा रहा है। यानी कि अब उनको काम करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। जैसे कि मान लीजिए जो प्रशासनिक खर्च है वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही अब जब उनका जो खाता है केवल एक जगह हो सकता है, दिल्ली के एसबीआई में, तो फिर उनको ये खाता का संचालन करने में, इस खाते में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही करने में बहुत दिक्कत आएगी। यानी कि कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो एनजीओ का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें कमी आ जाएगी। दूसरी बात है कि यह संशोधन विधेयक अन्य व्यक्तियों या संगठनों को एफसीआरए निधियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने का प्रयास करता है। अब देखिए यहाँ पे जो बात है मैं पूरी आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका एक एनजीओ है ABC। अब ये जो आपका एनजीओ है सारे काम तो खुद करेगा नहीं, तो कई कामों को ये दूसरे एनजीओ से कराता है। मान लीजिए कि ये एनजीओ है जिसके पास फॉरेन से पैसा लेने के लिए अथॉरिटी नहीं है, यानी कि इसके पास ये एफसीआरए के तहत जो प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, ये नहीं है इसके पास। तो चलिए इस एनजीओ का नाम मान लेते हैं M1। ऐसे ही एक दूसरा एनजीओ है M2, इसके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है, पर ये ABC जो विदेशों से पैसा पाता है इसका कुछ पैसा M1 और M2 को भी दे देता था। ऐसा क्यों करता था? सारा काम ये अपने आप कर नहीं सकता है, या फिर मान लीजिए पूरे देश में ये काम अपना फैला नहीं सकता है, तो अलग अलग जगहों पे मान लीजिए ये यूपी में एनजीओ काम कर रहा था, ये बिहार में काम कर रहा था, तो इन एनजीओ को ये कुछ पैसा दे देता था और कहता था कि आप हमारे काम को चलाइए। तो एक तरह से ये सारे एनजीओ जो है इंटरलिंकिंग के प्रोसेस से काम कर रहे थे। पर जो सरकार है उसने कहा कि अब आप इनको पैसा तभी दे पाएंगे जब इनके पास भी विदेशों से पैसा लेने का सर्टिफिकेट हो। तो इस बात को सही नहीं बताया जा रहा है। लेकिन देखिए हर चीज में आपको एक समीक्षात्मक दृष्टि रखना चाहिए, यानी कि आपको पॉइंट के ऊपर भी फिर समीक्षा करना चाहिए। एक आलोचना करी गई, फिर इसकी भी समीक्षा करिए। तो देखिए अगर ये एनजीओ पूरी तरह से पारदर्शी है और ये विदेशों का जो पैसा आता है वो ले ही रहे हैं, तो अच्छा होगा कि ये भी अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। प्रॉब्लम इनको क्या आएगी ऐसे में? बस हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया है, बस इसको आसान होना चाहिए। अगर कोई एनजीओ सही है, पारदर्शी है, तो उसको विदेशों से आने वाला जो पैसा है उसको यूज करने का सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाए। बस इतना होना चाहिए। बाकी इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं दिखती है कि इन एनजीओ के लिए ये जरूरी कर दिया जाए कि विदेशी पैसों को खर्च करने के लिए आप सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि पारदर्शिता के लिए ये नियम बनाए गए हैं। फिर देखिए ये जो 20% प्रशासनिक व्यय को 20% तक सीमित करने की बात है, तो इसमें हालांकि सरकार ने कुछ सोच समझ के प्रावधान बनाए हैं। यानी कि कोई एनजीओ है और वो मान लीजिए एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहा है, तो वो जो स्कूल के शिक्षकों को पैसा देगा उसको प्रशासनिक व्यय के रूप में, या फिर कह लीजिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के रूप में नहीं गिना जाएगा। यानी कि स्कूल के शिक्षकों को कोई एनजीओ 20% से ज़्यादा मात्रा में भी सैलरी दे रहा है तो उसको प्रशासनिक व्यय में नहीं गिना जाएगा। इसी तरह से जो डॉक्टर्स को आप पैसा दे रहे हैं, किसी फील्ड में आप रिसर्चर्स को जो पैसा दे रहे हैं, प्रशिक्षकों को जो पैसा दे रहे हैं, तो उसको प्रशासनिक व्यय में नहीं गिना जाएगा। यानी सरकार ने काफ़ी कुछ सही कदम उठाया है। लेकिन इसमें फिर भी कई लोग हैं जो छूट जाएंगे, जैसे कि जो आउटरीच वर्कर होते हैं, ग्रामीण समुदाय में समर्थन करने वाले जो फील्ड कर्मचारी होते हैं, इनके ऊपर किया जाने वाला जो खर्चा है उसमें एनजीओ को कटौती करना होगी, क्योंकि ये अभी प्रशासनिक जो खर्च है उसकी परिभाषा के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है आगे चल के कुछ सुधार आएगा। लास्ट पॉइंट वही है कि अगर जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है उसके बाद अगर इनका जो अकाउंट है वो केवल दिल्ली में होगा, तो फिर जो पूरे भारत में फैले हुए चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, धार्मिक ट्रस्ट हैं, ये अपने खातों का संचालन ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होम ब्रांच जो है दिल्ली में है। तो ये फ्रेंड्स कुछ इसकी आलोचनाएं हो गई, और जो आलोचना है उसको भी मैंने आपको समालोचना के तौर पे समझाया है। यानी कि जो आलोचना की गई है उसके भी पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट बताया। जैसे कि मैंने सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि सर्टिफिकेट का प्रोसेस बस आसान होना चाहिए। बाकी अगर सभी से सर्टिफिकेट की मांग की जाती है तो इसमें कुछ गलत मुझे नहीं दिखाई देता है। तो इसी तरह से आपको यूपीएससी में अपनी समीक्षा करनी होती है, यानी कि जिन बातों पे आपने आलोचना की है उसकी भी फर्दर आपको जांच करना होती है, और इसी को समालोचना कहते हैं।